में हम ऐसे अफसर के बारे में बातचीत करेंगे जिन्होंने 1994 में ये सोच लिया था कि वो पढ़ाई छोड़ देंगे, लेकिन 2012 बैच के आईएएस अधिकारी हैं वो संजय अग्रवाल जी। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सीधा आपको संजय अग्रवाल जी के पास ले चलता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, बहुत छोटा सा गांव है खरसिया, जहाँ से आपका जन्म हुआ है। उसके बाद की स्कूलिंग भी बहुत छोटी छोटी जगहों से हुई है। सर, थोड़ा सा अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बताएंगे। जी, मेरा गांव रायगढ़ ज़िले में खरसिया है, वहाँ मैं पैदा हुआ। और खरसिया से 10 किलोमीटर दूर जो अभी जांजगीर ज़िले में है, देवरघट्टा गांव है, डबरा विकास खंड में, वहाँ मेरी स्कूलिंग हुई। प्राइमरी शिक्षा मेरी वहाँ हुई। मिडिल स्कूल की पढ़ाई मैंने वहाँ से किया। और वहाँ से 6 किलोमीटर दूर है फगुरम, वहाँ हम लोगों ने हाई स्कूल की शिक्षा मैंने वहाँ से ग्रहण की, जो 6 किलोमीटर दूर है। इसके बाद फिर मैंने पॉलिटेक्निक जो है रायगढ़ से किया, और AMI जो इक्विवेलेंट बी कोर्स होता है, मैंने भिलाई में कोचिंग की। और फिर थोड़े दिन के बाद हम लोग चेन्नई चले गए। इसी बीच 94 में ही एक घर में एक इंसिडेंस हुआ, पिताजी की मेरी डेथ हुई। तो मुझे लगा कि अब मुझे जो है पढ़ाई छोड़ करके वापस घर परिवार में, जो मेरा एक बिजनेस क्लास फैमिली से हूँ, तो मुझे लगा कि बिजनेस में मुझे सपोर्ट करना चाहिए। बट उसी समय मेरे फ्रेंड्स जो है वो, और मेरी मम्मी का हमेशा मेरे ऊपर ये था कि तू बेटा पढ़ाई लिखाई करके तू आगे बढ़। तो माँ का आशीर्वाद और बच्चों का, दोस्तों का जो स्नेह था, उसके कारण से फिर मैं कंटिन्यूस कर पाया। और भगवान का एक आशीर्वाद मिला कि मुझे स्टेट सर्विस में मुझे सेलेक्ट होने का अवसर मिला, और आज मैं आपके सामने। सर, जब पारिवारिक बैकग्राउंड बिजनेस का होता है, तो चूंकि जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं बिजनेसमैन फैमिली रही है, उसके बाद सरकारी नौकरी में आना, क्योंकि पिता नहीं होने के बाद एक समय ऐसा भी लगा था कि अब पढ़ाई आगे नहीं करना है, बिजनेस में हो सकता है आप जाना चाहें, लेकिन दोस्तों का मोटिवेशन उस समय बहुत काम आया। माँ का एक विश्वास था कि मुझे संजय को वहाँ तक पहुँचाना है। UPSC भी आपने फाइट किया था। सर, वो कैसा सफ़र रहा? क्योंकि एक बार जब पिता का सिर में हाथ नहीं है तो एक बार ये लगता है कि हम जहाँ हैं उसी को हम सेटल करें, लेकिन फिर भी आपने नई राह चुनी। कितना मुश्किल था उस राह को चुन पाना? जी, वो समय बहुत कठिन था। और चूंकि जब माँ ने फाइनली ये बोला कि बेटा तेरे को अपने पिताजी के जो सपने हैं उसको पूरा करना है, तो मुझे लगा कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। घर परिवार मेरा बहुत अच्छा है, मेरे चाचा जी, चाची जी और घर के सारे मेंबर्स मुझे लगातार सपोर्ट करते रहे। मेरे टीचर्स का भी मेरे ऊपर बहुत स्नेह हमेशा बना रहा है। दोस्त बहुत अच्छे मिले मुझे। तो इन सारी चीज़ों के कारण मुझे लगा कि इतना सब कुछ मेरे पास है, तो मुझे कुछ आगे बढ़ना चाहिए। और ये सही है कि कुछ परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी, लेकिन बाकी चीज़ें जो है बहुत पॉजिटिव थी। और उन सब लोगों का प्रोत्साहन, उन सब लोगों का आशीर्वाद, उसके कारण से मुझे लगा कि मुझे इस सर्विस में आना चाहिए। UPSC प्रीलिम भी आपने शुरू में कई बार निकाला। सर, क्या उस समय किस तरह से तैयारी, क्योंकि एक यूथ जानना चाहता है, क्योंकि सर खरसिया का रहने वाले थे आप, देवरघट्टा छोटा सा एक गांव है जहां से स्कूलिंग आपकी हुई है। उस छोटी सी जगह से उठकर आज आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं सामान्य प्रशासन विभाग में। कैसा सफ़र यहाँ तक पहुँचा? जी, मैं तैयारी की बात कर रहा हूँ, तो हम लोग PSC की तैयारी के लिए हम लोग इंदौर आ गए थे। और उसके बाद UPSC की तैयारी के लिए हम दिल्ली चले गए थे। तो इंदौर में जो हम लोगों ने PSC या UPSC की जो हमने तैयारी स्टार्ट की, तो जैसा मैंने बताया कि हमारा ग्रुप बहुत अच्छा था, फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, अलग अलग ज़िलों से आए थे। कोई होशंगाबाद से थे, कोई सागर से थे, कोई भोपाल से थे। तो हम लोग सब एक अलग कोचिंग क्लास में हम लोग सब रहते थे। उस समय सब हम लोग अलग अलग जगह रहते थे। उस कोचिंग क्लास में फिर हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम लोग सभी लोगों का पर्पस एक है, तो क्यों ना हम जो सेम लाइक माइंड हैं वो एक जगह हम लोग रह करके आपस में तैयारी चालू करें। और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ। हम लोगों ने, सारे लोगों ने, हम लोग 6 दोस्त थे, एक फ्लैट लिया, 6 दोस्त वहाँ पे रहने लगे। और बाकी दोस्तों को भी जो हम लोग चाहते थे कि ये हमारे पास में आए, तो उन लोगों को भी हम लोगों ने पास में ही जो है ना फ्लैट दिलवाया। सुबह हम लोग, उसका फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग साथ में खाना खाते थे, साथ में कहीं भी जाते थे, तो भी हम लोग डिस्कशन करते रहते इन सारी चीज़ों के बारे में। और हम लोगों का एक फ़िक्स टाइम हम लोगों ने रखा हुआ था। जैसे अगर कोई एक चैप्टर है, तो उस चैप्टर पे हम लोगों ने ये प्लान किया कि इस चैप्टर का ये वाला पोर्शन आप 2 लोग, ये वाला पोर्शन आप 2 लोग, और ये पोर्शन आप 2 लोग तैयार करेंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है हम उस पर डिस्कशन करते थे। और ग्रुप डिस्कशन इतना बढ़िया होता था कि सपोज कर लो अगर मुझे उस चैप्टर के बारे में नहीं भी पता हो और मैं केवल वहाँ पे अगर सुना,
तो मुझे लगता था कि ये चैप्टर मेरा पूरा तैयार हो चुका है। तो कम मेहनत में हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके ग्रुप डिस्कशन करके हम लोगों ने बहुत क्वालिटी के साथ हम लोगों ने पढ़ा और कम समय में कम मेहनत करके हम लोगों ने अच्छा हम लोगों ने अचीवमेंट किया। और हमारे सारे फ्रेंड्स किसी न किसी सर्विस में अच्छी सर्विस में आए, जबकि उस समय सर्विसेज की बहुत क्राइसिस होती थी। हमारे समय में जब मेरा स्टेट सर्विस में सिलेक्शन हुआ तो एमपी का सबसे छोटा बैच था वो, और उसके बावजूद भी मिनिमम सबसे छोटा बैच था। हम लोगों के समय में 65 लोगों का पूरे एमपी में सिलेक्शन हुआ था। उससे पहले ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो उस परिस्थितियों में भी हम सब लोगों का बहुत अच्छे से सिलेक्शन हुआ। 2 साल के अंदर में सारे दोस्तों का उसमें सिलेक्शन हो गया। सीडीपीओ भी आप हो गए थे सर, उस समय का क्या, क्योंकि उसके बाद फिर आपने 2000 में पीएससी भी निकाली। चूँकि जैसा मैंने बताया कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, इसी बीच पीएससी से मेरा सीडीपीओ में हुआ था। तो मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं सीडीपीओ ज्वाइन करूं, क्योंकि इसी बीच मैंने नेक्स्ट 98 पीएससी भी दिया हुआ था और मुझे लगा था कि उसमें भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बट मेरे गांव में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे चाचा जी से बात की कि संजय भाई का जो है अगर सीडीपीओ हुआ है, वो भी क्लास 2 पोस्ट है, एक बार उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। जब मैं घर आया तो मेरे चाचा जी ने बोले बेटा डॉक्टर अंकल ये बोल रहे हैं और मेरी भी इच्छा है, तू एक बार ज्वाइन कर ले। तो मुझे लगा कि जब घर वालों की इच्छा है तो मुझे ज्वाइन करनी चाहिए। और इसी बीच मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया था और मेरी पहली पोस्टिंग चूँकि मनेंद्रगढ़ में हुई थी, तो वहाँ पे जा कर के मुझे अनुभव हुआ कि ये तो, इससे पहले मैं ट्राइबल इलाके में नहीं गया था। फर्स्ट टाइम मैं ट्राइबल इलाके में विजिट किया और लगा कि यहाँ पे लोगों को सेवा की बहुत ज़रूरत है। तो मुझे लगा कि यूपीएससी तो मेरे पास अभी और भी अटेम्प्ट है, 3 अटेम्प्ट। तो पहले मैं पूरे सारे जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ जाऊँ और वहाँ की क्या व्यवस्था है, वहाँ मैं अपना क्या कंट्रीब्यूट अच्छे से कर सकता हूँ। उसके लिए मैंने सारे 102 आंगनवाड़ी 2 महीने के अंदर मैंने घूमा और वैक्सीनेशन जो होता है हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, और हम लोगों ने बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन के कैंप उन एरियाज में लगाए। उसमें बहुत एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी था सर कि एक बच्चे को उसके माँ बाप नहीं चाहते थे कि उसको वैक्सीनेशन हो पाए, लेकिन कहते हैं कि डेडिकेशन जहाँ पर होता है और ईमानदारी से जहाँ पर कोशिश होती है वो काम जरूर सफल होता है। वो पूरा वाकया क्या था? वो एक बहुत जंगल के अंदर का एक गांव है। उस गांव में एक बच्चा था। जस्ट मैं समीक्षा कर रहा था कि वैक्सीनेशन इस एरिया में क्यों कम है। तो मुझे एक सुपरवाइज़र से पता लगा कि चूंकि वहाँ पे वो घर वाले मना कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का वैक्सीनेशन क्यों नहीं कराएंगे। मैंने उनको बोला कि मैं उस घर में जाना चाहता हूँ। वो सुपरवाइज़र हमारे उस घर में ले करके गए। मैंने जब उनसे चर्चा की उनके मम्मी पापा से बच्चे के, तो उन्होंने बताया कि इससे पहले जब वैक्सीनेशन बड़े बच्चे का हुआ था तो बहुत ज़्यादा हाथ में स्वेलिंग आ गई थी। तो वो बिल्कुल भी एडामेंट थे कि हम जो है स्वेलिंग आ जाती है, इस कारण से हम वैक्सीनेशन नहीं लगाएंगे। मैंने काफ़ी देर तक उन लोगों से इंसिस्ट किया, उन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे, गवर्नमेंट के लोगों पे अगर ऐसा लगता है कि ये लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोग आपका बच्चे का वैक्सीनेशन कराएंगे। तो जब 1.5 से 2 घंटे मैं उनके घर पे रहा तो लास्टली मुझे लगा कि वो कन्विंस हुए कि नहीं, अगर इतना ये लोग सब कुछ बोल रहे हैं तो मेरे बच्चे का अच्छा ही सोच रहे हैं, अच्छे हित में ही सोच रहे हैं। 2000 में पीएससी भी आप सेलेक्ट हुए सर। उस समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक साथ था। एमपी में 4th पोजीशन भी आपने मेंटेन की। वो इंसान 4th पोजीशन मेंटेन की जो एक समय सोचता था कि मुझे आगे पढ़ाई करनी ही नहीं है, किस तरह से लगा जब रिजल्ट आया कि 4th पोजीशन आई है? मुझे लग रहा है कि मैं तो एक सामान्य सा पढ़ने वाला छात्र था। इसमें निश्चित तौर पे जैसा मैंने बताया कि घर वालों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, दोस्तों का जो हम लोगों का एक पढ़ने का जो तरीका था, उस तरीके से वो तरीका हम लोगों ने अडॉप्ट किया। हम लोग आपस में ग्रुप डिस्कशन खूब किए। हमने दिन भर में जो पढ़ा, रात में सोने से पहले हम लोग उसको ज़रूर मनन करते थे। नेक्स्ट डे जब हम पढ़ने स्टार्ट करते थे, टेबल पे बैठते थे, तो एक दिन पहले हमने क्या पढ़ा, ये हम लोग 15 से 20 मिनट उस पर हम लोग ज़रूर फोकस करते थे। और हफ्ते भर में क्या पढ़ा, हर संडे हम लोगों का 2 से 3 घंटे हम लोगों ने टारगेट किया हुआ था कि हमने हफ्ते भर में क्या पढ़ा उसको हमें 2-3 घंटे में रिवाइज करना है। महीने भर में जो हमने क्या पढ़ा उसको लास्ट संडे को हम लोग रिवाइज करते थे। तो रिवीजन और ग्रुप डिस्कशन
और प्रैक्टिस लिखने की। ये 3 चीज़ मुझे लगता है इससे कोई भी बच्चा, चाहे सामान्य बच्चा क्यों ना हो, हार्ड वर्क इस तरह से अगर वो करेगा तो निश्चित तौर पर उसको सफलता मिलेगी। मुंगेली, लोरमी, चिरमिरी, राजनांदगांव, बहुत जगह आप एसडीएम के तौर पर भी रहे सर, और उसके बाद राजनांदगांव और भिलाई के नगर निगम कमिश्नर भी आप रहे। ये एसडीएम वाला जो कार्यकाल था उसका अचीवमेंट बहुत सारे हैं, लेकिन सर कुछ ऐसी चीज़ और रिमार्केबल आप बताना चाहें। हम लोगों का एक्सेप्टेंस पब्लिक में बहुत ज़्यादा हो जाता है। यदि हम थोड़ा सा भी अच्छा काम करें तो पब्लिक उसमें और आगे बढ़ करके वो काम जो है ना, पब्लिक का इंटरेस्ट रहता है और इसमें पब्लिक का हित भी होता है। तो राजनांदगांव में जो हम लोगों ने जल संरक्षण पे काम किया है, उसमें शिवनाथ नदी जो है वहाँ पे काफ़ी उथली हो गई थी, उसके पार्ट भी जो है ना रेत से पूरे भर गए थे, और गर्मी के दिनों में नगर निगम राजनांदगांव में करीब 4 बार पानी डैम से लाना पड़ता था। 60 से 70 किलोमीटर दूर था, 4 बार लाना पड़ता था और थोड़ी सी क्राइसिस होती थी। तो लोगों का एक विचार था कि इस नदी को हम लोग ठीक कर लें। हमारे कलेक्टर साहब वहाँ पे सिद्धार्थ परदेसी साहब थे, सीएम साहब के निर्देश और सतत मार्गदर्शन कलेक्टर साहब का और आम जनों का उसमें सहयोग, उससे फिर वो शिवनाथ नदी जो है वो इतना बढ़िया वहाँ पे काम हुआ कि केवल एक बार पूरे समर के लिए एक बार पानी वहाँ से लाना पड़ता, और ये भी पूरे जन सहभागिता के माध्यम से हुआ, जिसमें शासन का कोई भी पैसा नहीं लगा और हर लोगों को ये लगता था कि जैसे ये नदी हम लोगों के लिए हो रही है और हम इस पे काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम हुआ। तो मुझे लग रहा है इस तरह के काम होते रहने चाहिए। जब एसडीएम बैकुंठपुर थे तो उस समय उस इलाके में मलेरिया का काफ़ी प्रकोप था सर, काफ़ी लोगों की मौत भी हुई थी। चुनौती कम नहीं थी क्योंकि वो भी लगभग आदिवासी इलाका ही है सर पूरा। वो कैसे उस चुनौती से निपटे, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, मौत अचानक, क्योंकि इलेक्शन ईयर था 2003, मुझे बहुत अच्छे से याद है, उस समय अचानक चुनौतियां बढ़ जाती हैं, प्रेशर बढ़ जाता है, लोग भी सुनने को तैयार नहीं होते क्योंकि आदिवासी इलाकों की अलग मान्यता होती है, और कहीं ना कहीं भयावह स्थिति वहां पर हो गई थी। कैसे कंट्रोल में आई वो स्थिति पूरी? जी, उस समय मुझे ध्यान है, उस समय मेरे कलेक्टर साहब श्री विकासशील साहब कलेक्टर थे और उनकी बहुत अच्छी प्लानिंग से वो मलेरिया काफ़ी डेथ हुई थी उसमें। उस समय उन्होंने पूरे ज़िले के जो संसाधन थे, चाहे डॉक्टर्स हों, सिस्टर्स हों, और या फिर ऐसे जो भी लोग जो अनौपचारिक रूप से भी उसमें हेल्प कर सकते थे, उन सब लोगों की मदद से वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जैसे जिन लोगों की डेथ हुई, हेल्थ स्टाफ ने उनको दवाइयाँ दी, लेकिन डेथ के समय देखने में आता था कि उनके जेब में वो पूरी की पूरी दवाई एज इट इज़ है, उन्होंने नहीं लिया था। तो वहाँ पे एक मान्यता ये थी कि जब तक आप उनको खिलाएंगे नहीं वो खाएंगे नहीं। तो सारे लोगों ने, वहाँ आसपास के जो भी लोग थे, गांव के लोगों ने और आसपास के सब लोगों ने उसमें सहयोग किया। इवन वहाँ पे जो क्वेक्स थे जिनका बहुत भरोसा था, वो भी शासन के इस काम में आगे आकर के उन लोगों को सीधे सीधे अपने सामने में बिठा करके लोगों को खिलाया, और जो मौत लगातार हो रही थी वो मौत वहाँ पे रुकी और उसको काबू में पाया गया, काबू में किया गया उसको। दादागिरी से काम कराने के लिए जाने जाते हैं संजय अग्रवाल। क्या ये दादागिरी का वर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जहां आप रहते हैं वहां ये शब्द आपके लिए प्रचलित होता है कि यार कोई काम कराना है तो संजय अग्रवाल को सौंप दो, काम हो जाएगा। जिक्र करूंगा मैं बिलासपुर का। बिलासपुर का काम जो था, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को खड़ा करना, ये आसान इसलिए नहीं था, बहुत सारी उसमें तकनीकी दिक्कतें थी, बहुत सारी ऐसी चीज थी जिसे तत्काल नहीं किया सकता था, और हाईकोर्ट भी था, वहां सब चीजों को देखकर करना पड़ता है। कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आज भी वो हॉस्पिटल याद करता है कि किन परिस्थितियों में वो बना था। मुझे लगता है कि प्रशासन में दादागिरी, अगर आप लोग आपसे सहमत हैं तो आप सोचेंगे वो काम हो जाता है। वहाँ पे एक निजी जमीन थी और हॉस्पिटल के लिए ज़मीन कम पड़ रही थी, तो स्टार्टिंग में उन्होंने थोड़ा सा ये सोचा कि उनकी ज़मीन है क्यों देनी चाहिए, लेकिन मैंने उनको समझाया कि ये हॉस्पिटल है, सेंटर पे रहेगा, लोग ऑटो से भी आएंगे तो 5-10 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा, अदरवाइज से हॉस्पिटल शहर के काफ़ी बाहर चला जाएगा और लोगों को रात में भी अगर जाना हो तो 100-150 रुपये लोगों को आने जाने में लगेगा। कन्विंस हुए वो, और उसके बाद फिर वो काम बहुत अच्छे से हुआ। तो मुझे लगता है कि उस सेंस में दादागिरी नहीं है, लेकिन आपको लगे रहना पड़ेगा कि अगर एक अच्छा काम है और उनको नुकसान नहीं हो, क्योंकि उसमें हम लोगों ने यही बताया था कि अगर आपकी ज़मीन है
तो हम आपको दूसरी जगह इस ज़मीन की भरपाई करेंगे। अदला बदली का केस बन सकता था वो, और उसको उसमें उनकी पूर्ति हो गई, और लकीली वो बहुत अच्छे से फिर उन्होंने सहयोग किया उसको। सर कहते हैं जब आप कोई अच्छा मोटिव लेकर कोई काम शुरू करते हैं तो लोग अपने आप आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। धर्मशाला का भी काफ़ी इंटरेस्टिंग केस था, जो धर्मशाला वहाँ पर बनी, एक शख्स था जो अपने पिता के नाम से दान देना चाहता था, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और एंड ऑफ द डे जब वो देखा उसने कि उसके पैसे का किस तरह से सदुपयोग हो रहा, तो शायद वो जो करना चाहता था उससे अच्छा हो गया वहाँ पर। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग मेरे लिए भी लाइफ में इस तरह का पहला अनुभव था कि कोई व्यक्ति अपने पिताजी जिनकी डेथ हो गई थी उनके नाम पे कुछ करना चाहते थे, तो वो जस्ट एक बार मेरे ऑफिस में आए थे, उन्होंने बताया कि सर मैं कुछ करना चाहता हूँ, और उनके घर के सामने एक सिटी डिस्पेंसरी हुआ करती थी, तो बोले कि मैं 15 लाख रुपए इस सिटी डिस्पेंसरी में लगाना चाहता हूँ। तो मैंने उनको मना किया, मतलब इस सिटी डिस्पेंसरी में अभी आप मत लगाओ। और उसके पीछे मेरी मनसा ये थी कि वो उसमें एक शर्त रख रहे थे कि उस सिटी डिस्पेंसरी में उनके पिताजी के नाम का होना चाहिए। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर उनके पिताजी के नाम का, अगर वो सिटी डिस्पेंसरी में उनके पिताजी का नाम होगा, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो भावना वो नहीं समझेंगे कि 15 लाख रुपए उन्होंने लगाया और अच्छा करने की कोशिश की है, वो ये सोचेंगे कि ये हॉस्पिटल इनके पिताजी के नाम का हो गया। तो मुझे लगा कि इस तरह से जो दानदाता होते हैं, जो शासन प्रशासन को हेल्प करना चाहते हैं, उनके मन में शासन प्रशासन के प्रति एक गलत धारणा होगी कि हम पैसा खर्च भी कर रहे हैं और लोग हमारे अगेंस्ट में नेगेटिव चीज़ बोल रहे हैं। तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि मैं 2-3 महीने के बाद आपको कोई अच्छा काम बताऊंगा जिसमें आप लोग कर सकते हैं। और जैसा भी आपने हॉस्पिटल का जिक्र किया, बिलासपुर में बेहतरीन हॉस्पिटल बना है, और उसी हॉस्पिटल कैंपस में इन्होंने एक धर्मशाला बनाया, और 15 लाख रुपए पहले ये खर्च करने वाले थे। उस हॉस्पिटल पे इन्होंने लगभग 35 लाख रुपए उन्होंने खर्च किया। और सबसे अच्छी चीज़, जिस दिन ये हॉस्पिटल का इसका धर्मशाला का भूमि पूजन होना था, उसी दिन एक और दानदाता वहाँ पे उन्होंने सिम्स हॉस्पिटल में एक धर्मशाला बनाया 25 लाख रुपए की लागत से। तो मुझे लगता है कि आप अच्छे मन से लोगों से आप काम कराना चाहेंगे तो लोग देना चाहते हैं। दान देने की शुरू से एक प्रवृत्ति है, लोग दान देना चाहते हैं, और लोगों के काम आए ऐसा दान तो हर कोई देना चाहता है। 2000 में आप पीएससी सेलेक्ट हुए, 2012 में आईएएस अवार्ड आपको हुआ। 2012 के बाद का सफ़र, अभी फिलहाल जॉइंट सेक्रेटरी हैं आप सामान्य प्रशासन विभाग में, पीडब्ल्यूडी का एडिशनल चार्ज भी आपके पास है। राज्य प्रशासनिक सेवा का लंबा सफ़र आपने तय किया है, क्योंकि ये कहा जाता है कि नीचे से अगर ऊपर आते हैं आप, उस पोजीशन पे पहुंचते हैं, चीज़ें वैसे भी बहुत आसान हो जाती, क्योंकि हर पड़ाव अपने ज़िंदगी में देखे हैं। ये 2012 जब आईएएस अवार्ड हुआ, उसके बाद का सफ़र किस तरह से आप देखते हैं? 2017 में मुझे आईएएस अवार्ड हुआ, लेकिन हम लोगों को सीनियरिटी थोड़ी पहले से मिलती है, तो मेरा बैच 2012 हुआ। 2017 के बाद जो है काफ़ी अच्छे अवसर मिले काम करने के। 2017 में मैं माननीय सीएम महोदय दुर्ग से उस समय विधायक चुने गए थे, तो दुर्ग में काम करने का अवसर मिला। काफ़ी चैलेंजिंग था, वहाँ पे काफ़ी कुछ जो है चेंज हुआ, और उसमें मुझे सहभागी होने का अवसर मिला। इसके बाद मेरा ट्रांसफ़र कोरबा हुआ। कोरबा भी एक अलग तरह का एक ज़िला है, जिसमें अलग तरह की एक चुनौती है। तो एक इंडस्ट्रियल चुनौती, साथ में ट्रैवल बेल्ट भी है, तो इंडस्ट्री के साथ साथ वहाँ पे ट्रैवल बेल्ट में काम करना एक अलग तरह की एक चुनौती थी। तो बहुत ही हम लोगों ने एंजॉय किया, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे अवसर मिला वैसे वैसे हम काम किए। पिछले 1.5 सालों से मुझे चूँकि मंत्रालय के कार्यों का भी मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, अभी पिछले 1.5 साल से मैं यहाँ 1.25 साल से मंत्रालय में हूँ, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मंत्रालय का मुझे मिला। हर सरकार की प्रायोरिटी दूसरी होती है सर। पिछली सरकार की प्रायोरिटी शहरी क्षेत्र ज़्यादा था, इस सरकार की प्रायोरिटी पूरी तरह से ग्रामीण इलाके, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर है। उस कार्यकाल में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई। इस कार्यकाल में ग्रामीण मतदाता को कनेक्ट करने की हर जगह कोशिश की जा रही, चाहे नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी हो, चाहे गोबर की स्कीम हो। इन सब चीज़ों में कंट्रीब्यूशन एक अधिकारी का सबसे बड़ा होता है, क्योंकि जो भी सरकार जो भी मंशा रहे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वाला जो पार्ट होता है, इम्प्लीमेंट करने वाला, वो अधिकारी के हाथ में ही रहता है। गांव में जैसे अपन देखते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफ़ी तेज़ी से मजबूत हुई है। लोगों के जेब में पैसे आए हैं। जब लोगों के जेब में पैसे आएंगे तो निश्चित तौर पे उससे आर्थिक रूप से जो है लोग सक्षम होंगे। मार्केट में उसका असर दिखता है, और पूरे कोरोना काल में जैसा हम सब लोगों ने देखा है कि छत्तीसगढ़ में काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई हैं, और लोगों को तकलीफ किसी प्रकार की यहाँ पे नहीं हुई है। तो
माननीय सीएम साहब की जो सोच है कि गांव का अंतिम छोर के आदमी जो है उनके जेब में पैसा जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि उस डायरेक्शन में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। सर जी, अभी जब जिस पोजीशन पर आप हैं, सरकार बदली, बहुत सारी चीज़ों की प्रायोरिटी बदली, लेकिन चूंकि आप छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग करते हैं, अगर मैं बात करूं तो जहां आपका जन्म हुआ है खरसिया में, कितना फ़ायदा मिलता है एक अधिकारी को जब वो उसी स्टेट का रहता है, वहीं पला बड़ा रहता है, वहीं के लोगों से दो चार होता है, लोकल चीज़ें समझ में आती है, लोकल परेशानियां समझ में आती है, लोगों का टेस्ट समझ में आता है कि आखिर पब्लिक हमसे चाहती क्या है। इसका बड़ा फ़ायदा मिलता है जब आप IAS अवार्ड हो जाते हैं तो। निश्चित तौर पे हम उन सारी परिस्थितियों से, उन परिवेश से गुजरे रहते हैं, तो लोकल लेवल पे हम लोगों को जो सपोर्ट मिलता है, लोकल लेवल पे जो लोकल चीज़ों को हम जो जानते हैं, तो हम उन चीज़ों पे काफ़ी जल्दी एक्ट कर सकते हैं। और यदि हम बाहर से आएंगे तो हमें थोड़ा सा वहाँ के लैंग्वेज को जानने में, वहाँ के कल्चर्स को जानने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि अधिकारी जो है बहुत अच्छे से उस जगह को समझेंगे तो बहुत जल्दी वो ग्रेस्प करके वहाँ के लोकल हिसाब से काम कर सकते हैं। यूथ जो है सर, जो प्रिपेयर करते हैं PSC के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा माहौल है नहीं सर, मैंने देखा है। बिलासपुर एक हब है जो सीधे तौर पर वहाँ तैयारियाँ काफ़ी मैंने देखा है, बिलाई भी बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है सर। रायपुर और बाकी जगहों में, कोरबा या रायगढ़ आसपास की अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा वो माहौल आपको मिल नहीं पाता। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उनको अपनी तैयारी करना चाहिए? जैसा मैं बताया कि हमको बहुत पहले से प्लान कर लेना चाहिए कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। उससे सब रिलेटेड जो मटेरियल्स हैं, है ना, क्या मटेरियल्स अच्छे हैं मार्केट में, जो पुराने सेलेक्ट हुए हैं, है ना, किन सब्जेक्ट्स पे उनका सिलेक्शन हुआ है, कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे चल रहे हैं, किस तरह से हम ग्रुप डिस्कशन करें। और चूंकि अभी अगर UPSC का देखें तो दिल्ली हब है, PSC के बारे में बात करें तो बिलासपुर हब है, तो अगर मान लो दूसरे शहर के लोग भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमें उन जगह पे जा करके ये समझना चाहिए कि किस तरह के मटेरियल्स हैं, और जो पुराने सेलेक्ट हुए लोग हैं उनसे थोड़ा सा गाइडेंस लेंगे तो कम मेहनत में हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और हार्ड वर्क, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है कम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आप लगातार मेहनत करते हैं तो मुझे लगता है निश्चित तौर पे सफलता आपके कदम चूमेगी। थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताएंगे सर, कौन कौन है परिवार में, बाकी बच्चों के लिए क्या सोचा है आपने? मेरी माताजी, जैसा मैंने बताया, परिवार में है। हम लोग का परिवार काफ़ी बड़ा परिवार है, चाचा चाची हैं, भाई हैं, भाभी हैं, 2 दीदी हैं और मेरी पत्नी है और मेरे 2 बच्चे हैं। बिटिया मेरी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, BA ऑनर्स है, BA ऑनर्स में है, मिरांडा हाउस में है। उसकी भी मुझे लग रहा है कि जैसे इच्छा है कि या तो वो सिविल सर्विसेज की ओर जाएंगी, या चूंकि इकोनॉमिक सब्जेक्ट है तो कभी वो सोचते हैं कि वो इकोनॉमिस्ट के रूप में आगे अपना कैरियर चूज़ करेंगे, और कभी सोचते हैं कि वो सिविल सर्विसेज को चूज़ करेंगे। तो वो समय के हिसाब से डिसाइड होगा कि वो क्या चाहेंगे। बेटा अभी मेरा 10th में है, बेटा अभी DPS भिलाई में है, वो भी पढ़ने में काफ़ी अच्छा है। मोबाइल ने दुनिया बदल के रख दी। हमने देखा ये कोविड काल जो रहा उसमें क्लासरूम की पूरी एक्टिविटी एक मोबाइल पर केंद्रित हो गई। ठीक है, कारण बहुत सारे थे, उसमें जाना ज़रूरी भी था, लेकिन आज एक्चुअल हम देखें तो हर बच्चा मोबाइल में बहुत ज़्यादा समय दे रहा है और उसके प्लस और माइनस दोनों सामने आते हैं। जिनको सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है, जिनको UPSC की तैयारी करना है, या जिसमें को भी जीवन में आगे बढ़ना है, क्या तय करके चलना चाहिए? क्योंकि सर उस मोबाइल में अच्छाई भी है और बुराई भी है। मुझे लगता है कि फोकस्ड बच्चे को होना पड़ेगा। अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको अच्छे नंबर से, अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो आप अच्छे पोस्ट ले पाएंगे। तो मुझे लग रहा है बच्चों को पहले ये देखना पड़ेगा कि हम मोबाइल का यूज़ कैसे करें। केवल टाइम पास करने के लिए, खेलने के लिए हम मोबाइल का यूज़ करेंगे तो बहुत नुकसान होगा। लेकिन उस मोबाइल से हमें नॉलेज की भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। लेकिन नॉलेज की चीज़ें मिलती हैं तो हमें उस कितना नॉलेज उसमें गेन करना है, कितना समय उस पर देना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर नॉलेज के लिए भी अगर मोबाइल देखता है और 10 घंटे लगातार देखते रहेगा, प्रॉपर लिखने की प्रैक्टिस नहीं रहेगी, बाकी चीज़ें नहीं डिस्कशन होगा, तो बहुत अच्छे से 3 घंटे में वो आंसर नहीं दे पाएगा ठीक से। तो लिमिटेड यूज़ मोबाइल का बहुत ज़रूरी है आज के डेट पे। मोबाइल को छोड़ करके
आपके पास फिर बाकी जानकारी का अभाव रहेगा, या फिर मुझे लगता है कि डिसाइड करना चाहिए कि हमको मोबाइल में क्या चीज़ें देखनी है और उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ों के लिए हम समय निकालें, तो मुझे लगता है कि बैलेंस तरीके से बच्चा आगे बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर इसका सिलेक्शन। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना संजय अग्रवाल साहब को, किस तरह से उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि डेडिकेशन आपका ज़रूरी है। ईमानदारी से अगर आप प्रयास करते हैं, अपने काम में आगे बढ़ते, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलती है। और डेडिकेशन लगातार बना रहता है तो जनता का भी सहयोग, जैसा कि उन्होंने बताया, लगातार जहां भी रहे जनता का एक सहयोग उनको लगातार मिलता रहा और इसी के चलते आज इस मुकाम पर वो पहुंचे। तो फिलहाल आज अफसरनामा में इतना ही। अगली बार फिर किसी अफसर के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत